हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज योर रूपम सर फ्रॉम ध्यानम क्लासेस। आज डे 14 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। डे 14 में हमारा चैप्टर पोइट्री का चैप्टर 4 और टू ऑटम होगा। आज एक ही वीडियो में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑड टू ऑटम। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ऑड टू ऑटम जॉन किट्स की यह रचना है, ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। हमारा पोइट्री चल रहा है, पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 4 जो है हमारा अभी रन कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, ध्यानम क्लासेस की ओर से जो है क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऑड टू ऑटम, ऑड का अर्थ क्या होता है पहले ये समझते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ऑड क्या है। ऑड का अर्थ होता है संबोधन गीत, यानी किसी को संबोधित करते हुए अगर कोई कविता लिखा जाए, बोला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। और ऑटम आपको पता ही है एक सीजन है हमारा। ठीक है, और उनको जो कंपोज यानी इसके जो कंपोजर हैं, यानी कि इसके जो राइटर हैं जॉन किट साहब हैं, यानी इनकी रचना जो है जॉन किट साहब के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ऑड यानी संबोधित गीत है किसका, ऑटम का। ठीक है, संबोधन गीत है किसका, कविता है, गीत बोल सकते हैं आप, कविता बोल सकते हैं किसका, तो ऑटम का। इस टॉपिक में हम लोग ऑटम के बारे में पढ़ेंगे। ऑटम क्या है, उनका क्या रोल है, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते। सबसे पहला आज का मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों आप लोगों के लिए। तो आज का मोटिवेशन देखिएगा, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। यह आज का मोटिवेशन है आप सभी बच्चों के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप अपने ऊपर अधिक समय दीजिए, क्योंकि आप दूसरे को पीछे करने के चक्कर में खुद पीछे हो जाइएगा। अपने ऊपर समय दीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो यही है हमारे जॉन किट साहब। ठीक है, एक पिक्चर मैंने लगा दिया है आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो एक पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जॉन किट साहब है। इनका सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1795 यानी कि 1795 में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है, 1795 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, और इनका जन्म जो है लंदन के मूनफील्ड में हुआ है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है जो जॉर्डन साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहां पे याद रखना होगा आप लोगों को मूनफील्ड्स लंदन। और कब हुआ था अगर यह पूछ दे तो आप लोगों को याद रखना होगा बाबू 1795 यानी 1795 में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट है या सभी पॉइंट है या ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है, चांस रहेगा। इसलिए इन सभी बिंदु को, इन सभी पॉइंट को आप रिमेंबर करते चलें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे बहुत ही कम समय में हल कर ले, सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए, तो 2 पॉइंट यहां से पता लग गया, उनका जन्म कब हुआ था और जन्म कहां हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही स्टडीड एट द क्लार्क स्कूल एट इंग्लैंड, और उनका जो अध्ययन हुआ था वह इंग्लैंड के क्लार्क स्कूल में जो है हुआ था। इंग्लैंड में स्कूल था, इंग्लैंड में एक स्कूल था जिस स्कूल का नाम था क्लार्क्स स्कूल। क्लार्क्स स्कूल, उस स्कूल में इन्होंने अपना अध्ययन जो है प्राप्त किया था, अपनी शिक्षा दीक्षा जो है जॉन किट साहब लिए थे। ठीक है, तो यहां से पूछ सकता है जो उनका जो है एजुकेशन कहां से वह प्राप्त किए थे, तो आपको याद रखना होगा इंग्लैंड के क्लार्क स्कूल। ये बात ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं।
डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और वह गहरे रूप से रुचि रखते थे किसमें, क्रिकेट और बॉक्सिंग में। क्रिकेट पता ही होगा, क्रिकेट तो अभी सभी बच्चे जो है क्रिकेट के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। वैसे भी ठंड का महीना आ चुका है, अब तो क्रिकेट चलेगा ही चलेगा। तो जॉन किट साहब जो है दो चीज में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, क्रिकेट और बॉक्सिंग में। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जॉन किट साहब किस में इंटरेस्टेड रहते थे, तो क्रिकेट और बॉक्सिंग में। कहीं दिक्कत बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। हिज फर्स्ट पोयम लाइन्स इन लिमिटेशन, ठीक है, लाइन्स इन इमिटेशन स्पेंसर्स वाज पब्लिश्ड 1814, और उनका जो प्रथम पोयम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यह जो है 1814 में जो है पब्लिश्ड हुआ था। यह भी पूछ सकता है उनकी पहली कविता जो है उसका नाम क्या था और वह कब पब्लिश्ड हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। तो यहां से आप लोगों को याद रखना होगा लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यह इनकी पहली कविता का नाम था, और यह जो है प्रकाशित हुआ था 1814 यानी 1814 में। यहां तक क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिज पोयम एंडेमियन was well appreciated by Wordsworth, और इनकी जो कविता थी एंडेमियन was well appreciated, उनको सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा किया गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है उनकी जो कविता थी एंडेमियन, उनको जो है सराहा गया, प्रशंसा किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो कौन सी कविता को जो है वर्ड्सवर्थ साहब जो है अप्रिशिएट किए थे, प्रशंसा किए थे, तो एंडेमियन जो है कविता का जो है प्रशंसा जो है वर्ड्सवर्थ साहब किए थे। एक बार मैं दोहरा दूं, इनका जन्म याद रखना है आप लोगों को 1795 यानी 1795। उसके बाद इनका जन्म कहां हुआ था? मूनफील्ड लंदन में हुआ था। उसके बाद इनका जो एजुकेशन प्राप्त किए थे वह क्लार्क स्कूल इंग्लैंड में। उसके बाद इसको किस चीज में रुचि थी? क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। इनका जो पहला कविता था, पहला पोयम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। यह भी पूछ सकता है वह कब पब्लिश्ड हुआ था। और हिज पोयम एंडेमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, और जो है इनकी कविता जो है एंडेमियन, उसको जो है अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया, प्रशंसा किया गया, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कहीं दिक्कत बच्चों? अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको इतना आसान कर दिए हैं, एक भी मार्क आपका नहीं छूटेगा। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहे। साथ ही आप सभी बच्चों से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। अब हिज ऑड्स, और उनका जो संबोधन गीत है ऑन इंडोलेंस, ऑन अग्रेशन अर्न, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए जो उनकी रचना निम्न में से कौन सी है, तो वहां से पूछ सकता है। पहला याद रखिएगा ऑन इंडोलेंस, ऑन अग्रेशन अर्न, टू साइक, ठीक है, टू नाइटेंगल, टू अ नाइटेंगल, ऑन अ मेलनकॉली, ठीक है, ये कॉली पढ़िएगा, चोली उली नहीं पढ़ लीजिएगा, एंड ऑड टू ऑटम। और मैं बता दूं आप लोगों को, ऑड टू ऑटम के बाद इनकी कोई कविता नहीं, इनके जीवन का अंतिम जो कविता है वो ऑड टू ऑटम ही है। ये बात आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इनका जो है सबसे अंतिम कविता जो है ऑड टू ऑटम ही है। ये बात आप लोगों को याद रखना। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है 1821 में यानी 1821 में, ठीक है। मेड हिम, और यही सारे ऑड्स जो हैं उनको मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के जो है एक रोमानी कवि बनाते हैं। रोमांटिक का अर्थ होता है रोमानी, प्रेम से भरा हुआ। रोमांटिक का अर्थ क्या होता है? रोमानी या प्रेम से भरा हुआ। अंग्रेजी साहित्य जो है, अंग्रेजी साहित्य में यही इनके ऑड्स जो है इनको एकदम रोमानी जो है कवि बनाते हैं। कहीं दिक्कत बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो, मैं एक बार फिर से बोल दूं, ऑन अ इंडोलेंस, ऑन अग्रेशन अर्न, टू साइक, ये साइक पढ़िएगा बच्चों, पी से, पी यहां साइलेंट है, टू अ नाइटिंगल याद रखिएगा, ऑन मेलनकॉली याद रखिएगा,
और टू ऑटम याद रखिएगा, मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य जो है, इनको यही सारे ऑड्स मिलकर के इनको एक जो है क्या बनाते हैं, ग्रेट रोमांटिक पोएट बनाते हैं, यानी महान, बड़ा, ठीक है, रोमानी कवि जो है यह बनते हैं अंग्रेजी साहित्य के। बहुत कम समय इनका जीवन रहा, लेकिन इसी दरमियान, इसी दौरान जो है इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां जो है कमा ली, इन्होंने कमाया। इसलिए याद रखिएगा, उम्र बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आप कम उम्र में ही क्या करते हैं यह मायने रखता है जीवन में। इस बात को आप ध्यान में रखें, आप कम उम्र में ही उपलब्धि को प्राप्त करते, यह बड़ी बात है। उम्र बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। पेड़, तार का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन वह छाया नहीं दे सकता, तो उसका क्या काम। उसी प्रकार उम्र बड़ा होने से भी क्या हो जाएगा, जब आपने उम्र में कुछ कमाया ही नहीं। वो कमाने का मतलब यह नहीं जो दौलत शोहरत, ये आपने क्या किया, आपने कितना इज्जत, कितना जो है नाम शोहरत जो है आपने अर्न किया है, यह मायने रखता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसी को बाबू टीबी बोलते हैं, टीबी को हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उनकी मृत्यु जो है टीबी के कारण हो गई इन 1821, यानी 1821 में इनकी मृत्यु जो है वह ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण जो है हो जाती है एट द एज ऑफ 26, और मात्र 26 साल के उम्र में जो है उनकी मृत्यु जो है हो जाती है बाबू। कहीं कोई दिक्कत, यानी याद रखिएगा 1795 यानी 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 26 साल की आयु में इनको जो है मृत्यु इनका हो जाता है। और इसी दरमियान इनका जो अंतिम पोयम है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ और आप लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब में देख रहे हैं, वह इनकी जीवन का अंतिम कविता था बाबू। कहीं दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। हिज एम्बिशन, उनका जो एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा था, टू बिकम अ पोएट, एक कवि बनने का, फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेटेंसेस, जब वह परिचित हुए किस चीज से, एक्वेटेंसेस का अर्थ होता है परिचित होना, विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन, जब स्पेंसर्स के फेरी क्वीन यानी एक कविता का ही नाम है, जब वह इनसे परिचित हुए तो इनके भी मन में जो है महत्वाकांक्षा जगा, मैं भी एक कवि बनूं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किनकी जो है कविता को देखकर इनके मन में इनका जो है महत्वाकांक्षा जगा, मैं भी एक कवि बनूं। तो स्पेंसर्स के फेरी क्वीन को याद रखना होगा, स्पेंसर्स के फेरी क्वीन को याद रखना होगा बाबू आप लोगों को। जो इनको जो है जब इनसे परिचित हुए तब इनके मन में जो है एक जागृति जागी, एक भावना आया, मैं भी एक कवि बनूं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लेमिना, ठीक है, एंड हाइपेरियन, ठीक है, लेमिया एंड हाइपेरियन जो है इनके जो है कविता का नाम है। यह कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब फिर एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है, किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपनों यानी अपने सपने को पूरा करने में इन्वेस्ट कर दो। यानी बेकार का टाइम वेस्ट अपने दोस्तों के साथ या जहां भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वही टाइम आप अपने सपनों के पीछे लगा देते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जो है प्राप्त होगा बाबू। कहीं दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं समय कमाए बिना। चलिए यहां पे मैंने एक सन का पिक्चर लिया, एक सन का पिक्चर लिया। इसका कारण है मैंने सन का ही पिक्चर क्यों लिया है, ठीक है, सन, क्योंकि इसमें टोटल जो है 33 लाइंस हैं। कितने हैं? 33 लाइंस है, और इसको जो है 3 पार्ट में बाइसेक्ट किया गया है, विभाजित किया गया है, और प्रत्येक लाइन में 11 जो है लाइंस हैं। ठीक है, तो पहला 11 लाइंस जो है वह सन से जो है ऑटम सीजन जो है बात करते हैं और उसके बारे में कुछ योजना जो है बनाते हैं सन से मिलकर के, जो क्या करना है नहीं करना है ऑटम सीजन में, उसी के बारे में प्रथम 11 पंक्ति में जो है चर्चा है, उसी को जो है हम लोगों को समझना है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद इस चैप्टर से एक भी मार्क आपको नहीं कट सकता है। आप
हर एक मार्क को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कैसी भी क्वेश्चन घुमा के दे एग्जामिनर। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखें और एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा इस टॉपिक से, सिर्फ आप वीडियो में बने रहें। चलिए सन को देख लिए हैं, आगे चलते हैं। तो पहला जो पंक्ति है कहता है सीजन ऑफ मिस्ट, ऑटम को कह रहा है, ठीक है। यह जो है क्या है, जॉन कीट्स साहब कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट, यह कुहासे का मौसम है। यह क्या चीज का मौसम है? कुहासे का मौसम है। सीजन ऑफ मिस्ट यानी कुहासे का मौसम है। एंड और मेलो फ्रूटफुलनेस, अब मेलो का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्वीट, मतलब नरम और मीठा, जो स्वाद में नरम और मीठा हो उसी को मेलो कहते हैं, ठीक है। तो यह सीजन जो है वह कुहासे का मौसम है, कुहासे का सीजन है। और मेलो फ्रूटफुलनेस, एकदम नरम नरम मीठे मीठे स्वाद से भरे फलों का मौसम है। और इसमें फ्रूटफुलनेस, प्रचुर मात्रा में, अपार मात्रा में फल जो है वह पेड़ पर, फल के पेड़ पे लग जाते हैं, उस प्रकार का यह जो है मौसम है। कहीं दिक्कत बच्चों, अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सीजन ऑफ मिस्ट कुहासे का मौसम है। एंड मेलो, आपको यह चीज ध्यान में रखना होगा, मेलो का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठा और नरम। कहीं दिक्कत? फ्रूटफुलनेस का अर्थ क्या होता है? तो अपार या प्रचुरता या अधिकता, एकदम इस सीजन में फल जो है एकदम पेड़ में जो है पूरा का पूरा जो है क्या हो जाता है? लग जाता है, ठीक है। अब कहता है क्लोज बॉजम फ्रेंड, अब यहां बॉसम नहीं पड़ेगा, बॉजम बोलिएगा, ठीक है। क्लोज बॉजम फ्रेंड, और यह जो है किसका फ्रेंड है? क्लोज का मतलब होता है जिगरी, क्लोज बॉजम फ्रेंड का अर्थ होता है जिगरी दोस्त है। किसका? तो सन का। किसका? सन का। ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग का अर्थ होता है परिपक्व हो रहा सूरज, यानी कि मैच्योर सन का अर्थ होता है वैसा सूरज का किरण जो पृथ्वी यानी हमारी धरती तक पहुंचती है, उसी को हम लोग मैच्योरिंग सन कहते हैं, यानी परिपक्व हो रहा सूरज। यानी यह जो है जिगरी दोस्त है परिपक्व हो रहे सूरज का, यानी ऑटम के बारे में कहा जा रहा है, यह परिपक्व हो रहे सूरज का जो है जिगरी दोस्त है। जिगरी मतलब जिसको हम लोग, आप लोग के पास भी कई जिगरी दोस्त होंगे, लेकिन याद रखिएगा जीवन में दोस्ती भी होना जरूरी है, लेकिन जो कामयाब व्यक्ति होते हैं उनका दोस्त बहुत कम होता है। ये आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो उस लायक का व्यक्ति होता है, उसका दोस्त बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पे देखिएगा, यह जो है नरम नरम मीठे फलों का मौसम है, और यह मैच्योरिंग सन क्या है? परिपक्व हो रहे सूरज का जो है एकदम क्लोज बॉसम फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है। कहीं दिक्कत? आगे चलते, कह रहा है कंस्पायरिंग, और कंस्पायरिंग का अर्थ होता है स्कीम, स्कीमिंग, ठीक है। इसका अर्थ होता है योजना, क्या करता है? योजना बनाता है। कंस्पायरिंग विथ हिम, अब यहां हिम किसके लिए आया है? सन के लिए। कहता है कंस्पायरिंग विथ हिम, यानी सूर्य से जो है हम लोग योजना बनाते हैं उसके साथ, और कहते हैं हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी फलों से कैसे उसको लाद दें, ठीक है, लोड कर दे, ठीक है। यानी कि कह रहा है सन यहां पे कंस्पायर करता है, ऑटम सीजन जो है सन से कंस्पायरिंग करता है, योजना बनाता है किस प्रकार से जो है हम जो है जो फलों का पेड़ होता है उसको किस प्रकार से लोड कर दे। लोड का मतलब लाद देना, ब्लेस कर दे, आशीर्वाद दे दे, किस प्रकार से वह फलों से क्या हो जाए? एकदम भर जाए, फलों से क्या हो जाए? भर जाए। तो वही कह रहा कंस्पायरिंग विथ हिम, वह उससे योजना बनाता है, किससे? तो ऑटम सीजन जो है वह सन से योजना बनाता है, सन के साथ योजना करता है, कहता है किस प्रकार से, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस प्रकार से जो है हम उसको क्या कर दें? ब्लेस कर दे, आशीर्वाद दे दे, लाद दे फलों से। इस प्रकार से देखिएगा आप, यहां पे कुछ पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है, फलों से एकदम जो है लाद दे, इस प्रकार की योजना जो है ऑटम बनाता है सन से मिल करके। कहीं दिक्कत बच्चों? आगे चलते हैं, कहता है विद फ्रूट द वाइन्स एंड दैट राउंड द थेच ईप्स रन। अब कह रहा है, यहां देखिएगा ध्यान से, तो कहता है विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थेच ईप्स रन, कहता है
फलों से, किस चीज से? फलों से लाद दे, ठीक है। द वाइन्स, लताओं को, इस लताओं को क्या कर दे? फलों से लाद दे। डेट राउंड द थैच, थैच इव्स का अर्थ होता है छप्पर, जिसके ऊपर आप लता युक्त जो कोई भी पौधा होता है जिसके ऊपर लता लतरता है, देहात में छप्पर कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चचरी भी कहीं कहीं बोला जाता है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग आपके जिला में अलग अलग चीज बोला जाता है। तो जिस चीज के ऊपर कोई भी पौधा जो हम क्या करते हैं, पसरने के लिए, एकदम फैलने के लिए दे देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? थैच ईव्स कहते हैं। यानी जो छप्पर पर जो अंगूर की बेल की लताएं हैं, वाइन्स का मतलब होता है अंगूर की लता है, उसको फलों से लाद दे। इस प्रकार से योजना जो है वह किससे, किसके साथ करता है? सन के साथ करता। कौन? ऑटम। कहीं दिक्कत बाबू? मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको। कहता है कंस्पायरिंग विथ हिम, और वह सन के साथ कंस्पायर करता, योजना बनाता। कहता हाउ टू लोड, किस प्रकार से लोड कर दे, ब्लेस करते विथ फ्रूट, फलों से, द वाइन्स, लताओं को, डेट राउंड द थैच इप्स रन, जो उस छप्पर पे फैला हुआ है लता, उसको जो है फलों से लाद दे, उस लताओं को फलों से भर दे। इस प्रकार से जो है वह योजना बनाता है। आप इसमें जो है वर्ड भी दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कहता है आगे देखिएगा, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट कॉटेज ट्री का अर्थ होता है काई लगा हुआ पौधा। काई, इस प्रकार से काई लगा हुआ पौधा को क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉटेज ट्री। यानी कि उस काई लगे हुए पौधे को भी क्या कर दे? एप्पल से, यानी सेब से लाद दे, इस प्रकार से, ताकि वह क्या हो जाए? टू बेंड, वह झुक जाए। इस प्रकार से आप देखिएगा ध्यान से, कह रहा है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। ए सूरज, इस प्रकार से हम योजना बनाएंगे जो काई लगे हुए पे पौधे जो है वह एप्पल से क्या हो जाए? बेंड हो जाए। बेंड का अर्थ होता है झुक जाना। ए सूरज, इस प्रकार से हम लोग योजना बनाएं ताकि काई लगा हुआ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जिस पौधा में काई लग जाता है वह फल नहीं देता है, तो वह योजना बनाता है, कहता है काई लगे हुए पौधे को भी फलों से लाद दे, ठीक है। तो आगे कहता है एंड फिल ऑल फ्रूट, और सारे फलों से भर दे, विथ राइटनेस टू द कोर, और अंदर तक उसको क्या कर दे? पका दे। अंदर तक यानी कोर तक, तह तक जो है उसको पका दे। उस फल को जो है, उस एप्पल्स को जो है अंदर तक पका दे। इस प्रकार से वह जो है सन से क्या करता है? योजना बनाता है। कहता है ए सन, इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि काई लगे हुए पौधे में भी फल लग जाए, और इतना फल लगे कि वह बेंड हो जाए, इस प्रकार से झुक जाए। क्योंकि देखिएगा, आप देहात में भी देखिएगा, जब फल लग जाता है किसी पेड़ में तो वह पेड़ हल्का सा झुक जाता है, इस प्रकार से। और कहता है विथ राइटनेस टू द कोर, और उसको तह तक, कोर तक क्या कर दे? पका दे, एकदम मीठा कर दे, एकदम अंदर तक एकदम मधुर, बहुत ज्यादा मीठा कर दे, ठीक है। कहता है टू स्वेल द गॉड। अब यहां गॉड का मतलब आप कद्दू नहीं लीजिएगा, ये इंग्लैंड में एक फल होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टू स्वेल द गॉड, स्वेल का मतलब होता है फूलना, यानी उस गॉड को, उस जो है फल को क्या कर दे? फुला दे। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, हेजल सेल्स छोटा छोटा फल होता है, सूखा फल होता है, उसको क्या कर दे? प्लम्प कर दे। प्लम्प का मतलब होता है गुद्देदार बना देना, मांसल बना देना, ठीक है। यहां मैंने लिखा भी है, प्लम्प का अर्थ क्या होता है? मैक फ्लेसी और फैट, मांसल या मोटा। यानी उस हेजल सेल को क्या कर दे? एकदम छोटा 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 जो पेड़ पौधा, छोटा छोटा जो पौधा में छोटा छोटा फल लगता है उसी को हेजल सेल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको क्या कर दे? मोटा कर दे एकदम। और क्या कहता है? प्लम्प कर दे, स्वेल कर दे, फुला दे। एंड विथ स्वीट कर्नेल, कर्नेल का अर्थ होता है बीज, यानी उसको बीज तक क्या कर दे? मीठा कर दे। बीज तक क्या कर दे? मीठा कर दे। इस प्रकार से वह सन के साथ जो है योजना बना रहा है। ए सन, इस प्रकार से हम उस गॉड को क्या कर दे? स्वेल कर दे, फुला दे, इस प्रकार से प्लम्प कर दे। प्लम्प का मतलब होता है मोटा या मांसल। एंड हेजल से जो छोटा छोटा फल होता है, विद द स्वीट कर्नेल, बीज तक उसको मीठा कर दे, मधुर कर दे, मीठा से भर दे, एकदम इतना ज्यादा मीठा जो आपको डायबिटीज ना हो जाए, इस प्रकार से इतना मीठा कर दे। वह सन के साथ जो है क्या करता है? कंस्पायर करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आपको समझने में यह जो है वर्ड आपको क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, आगे देखिएगा, कहता है टू सेट बडिंग मोड,
बड का मतलब होता है कलियां, यानी कलियां और जो है खिलेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। एंड स्टिल मोर, और जो है खिलेंगे, ठीक है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद में वही कलियां क्या हो जाएगा, फूल बन जाएगा। किसके लिए, बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए। फिर से मैं एक बार समझा दूं, टू सेट बडिंग मोड, कलियां को और बढ़ने दे, एंड स्टिल मोड, और बढ़ने दे, और फूलने दे, एंड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद में वह जो है फूल बन जाएगा। किसके लिए, मधुमक्खी के लिए, ठीक है, बीज के लिए, ठीक है। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। सेल्स का मतलब होता है कोशिका, उसका जो तह तक होता है, और क्लेमी का अर्थ होता है चिपचिपा। इतना ज्यादा उसको क्या कर दे, ओवरब्रिम्ड कर दे, भर दे शहद से, कि उस जो मधुमक्खी है, बीज जो है, उसको पता ही ना चले कि गर्मी का दिन जो है कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। Until they think warm days will never cease, यह गर्मी का दिन जो है कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से जो है हम उस कलियों में मतलब मधु जो है भर देंगे, ताकि उस मधुमक्खी को पता ही नहीं लगेगा जो गर्मी का दिन जो है खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से यहां देखिएगा कलियां फूल रही है एकदम, और यहां मधुमक्खी भी आने वाला है। इस पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब देखिएगा एक लेडीज मैंने लिया, ठीक है, एक लेडीज, क्योंकि अगला जो 11 पंक्ति है वह एक औरत से संबंधित है। फिर ऑटम जो है एक औरत के बारे में बता रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऑटम भाई साहब को इनसे बच के रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह इनके चक्कर में पड़ रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं आप लोग। कहता है आगे देखिएगा, कहता है हु हैथ, अब यहां हैथ देखिएगा, हैथ का मतलब होता है हैज नॉट सीन, तुमको कौन नहीं देखा है। दी हम बताए हैं पहले भी, दी का अर्थ क्या होता है, यू, और ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफेन, ठीक है। एमिड, एमिड्स यानी कि प्रीपोजिशन है। यहां पे देखिएगा हु हैथ नॉट सीन, तुमको कौन नहीं देखा है। यू ऑफन एमिड द स्टोर, तुमको अनाजों, जहां स्टोर यानी रखा जाता अनाज को, उसको स्टोर बोलते हैं। कहता है तुमको अनाजों के बीच में कौन नहीं देखा, अक्सर तुम अनाजों के बीच में जो है दिखती हो। ऑफ्ट का मतलब ऑफन, ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। कहता है हु हैथ नॉट सीन, तुमको कौन नहीं देखा है। दी यानी कि यू ऑफ्ट एमिड द योर स्टोर, तुमको अपने अनाजों के बीच, यानी अनाज जहां पे रखा जाता है उसको स्टोर बोलते हैं, यानी स्टोर के बीच तुमको कौन नहीं देखा, ठीक है। कहीं दिक्कत। अब आगे कहता है समटाइम्स, कभी कभी, हु एवर सिक्स एब्रोड में फाइंड, कभी कभी तो तुमको सिक्स ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तलाश यानी ढूंढा जाता है। एब्रॉड में फाइंड, बाहर। एब्रॉड का दो अर्थ होता है, एक होता है बच्चों विदेश, लेकिन एब्रॉड का एक और अर्थ होता है बाहर, घर के बाहर। कभी कभी तो तुमको घर के बाहर तलाशा जाता है, में फाइंड ढूंढा जाता है। कहता है दी, फिर यहां देखिएगा दी का अर्थ क्या बताए थे, यू। दी का अर्थ यू सिटिंग केयरलेस, एकदम तुम बैठी रहती हो लापरवाह की तरह, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, जिस फ्लोर पे फसल को पसारा जाता है, बिछाया जाता है फसल को, उसको कहते हैं ग्रेनरी फ्लोर। जब तुमको ढूंढा जाता है तो तुम बेपरवाह, लापरवाह की तरह पड़ी रहती हो, बैठी रहती हो उस ग्रेनरी फ्लोर पे। किस पे, तो ग्रेनरी फ्लोर पे जो है तुम लापरवाह की तरह बैठी रहती हो। कहता है दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड्स, और तुम्हारा जो सॉफ्ट यानी कि लिफ्ट, यानी सॉफ्ट लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठना, और तुम्हारा जो हेयर है सॉफ्ट लिफ्टेड द विनोइंग विंड्स। विनोइंग विंड्स का मतलब होता है ओसौनी, जिसमें फसलों को फसल को जो है क्या किया जाता है, ओसाया जाता है, यानी धान उनमें जो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जो कचरा उचरा रहता है उसको हटाने के लिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है, देहात का जो एरिया होता है उसमें उसको ओसौनी किया जाता है, सूप उप के माध्यम से, हवा के झोंकों के माध्यम से, उसमें जो एक्स्ट्रा जो बेकार फसल का जो दाना होता है वह जो है निकल जाता है, उसको ओसोनी कहते हैं। तो ओसोनी करते वक्त तुम्हारा जो सॉफ्ट हेयर है वह लिफ्टेड होता रहा, उठते मतलब उठते रहता है, यानी कि उस हवा के माध्यम से ऊपर नीचे जो है होते रहता है। ठीक है बाबू, आगे चलिएगा। ठीक है, आप इसमें से जो वर्ड है इंपॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, कहता है
और ऑन अ हाफ रिप्ड फोड़ो, फोड़ो का अर्थ होता है हल लकीर, ठीक है। और उस आधे कटे हुए फसल के बीच तुम क्या करती हो, साउंड अ स्लीप, गहरी नींद में सो जाती हो। उस आधे कटे हुए जो हल का लकीर होता है, जो फसल का रे होता है, लकीर होता है, उसमें तुम साउंड अ स्लीप यानी गहरी नींद में सोई रहती हो। लेडीज उडीज का तो ऐसे भी आदत होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें तुम उस लकीर में, उस रेह में, उस रेखा में जो है तुम गहरी नींद में जो है पड़ी रहती हो, सोई रहती हो। एंड ड्रॉज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज का अर्थ होता है लाल कलर का जो है इंग्लैंड में फूल होता है, उसको पॉपीज कहते हैं। तो उसके महक में तुम क्या होते रहती हो, ड्रॉज्ड होते रहती हो, झपकी लेता, झपकी, झपकी लेने का मतलब समझ रहे हो, जो नींद मतलब बहुत ज्यादा नींद आपको आ जाए तो आप झपकी लेना स्टार्ट कर देते हो, उसको झप। तो वह जो फूल है उसकी मादकता को तुम प्राप्त करके, उस सुगंध को प्राप्त करके तुम झपकी लेना जो है स्टार्ट कर देती हो, सोने का प्रयास यानी सोना तुम प्रारंभ कर देती हो। जिसके कारण क्या होता है, वाइल्ड डाई हुक, जो तुम्हारा हसिया है, जो तुम्हारा हसिया है, कचिया है, काटने वाला, घास उस जो काटने वाला होता है, हुक स्पेयर्स भूल जाता है। नेक्स्ट स्वात, स्वात यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। स्वात का मतलब होता है अन्न की पंक्ति, जो फसल का पंक्ति होता है। आप देखिएगा धान उन काटने जो है देहात के एरिया में जाइएगा तो एक पंक्ति में हम लोग धान उन जो है काटते हैं और रखते हैं, ठीक है। तो कहता है इस कारण से तुम जो है अगले स्वात, अगले पंक्ति को जो है काटना भूल जाती हो। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, और जिसके कारण से वह वहां का फूल भी जो है बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। फूल का मतलब उसका फल जो होता है, जो हम लाते हैं घर पे, तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। तो वही फसल के बारे में यहाँ फ्लावर्स बोल दिया गया है। तो उस फूल जो है बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। कहीं दिक्कत बच्चों, आप यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ठीक है। साउंड अस्लीप, गहरी नींद, ड्रॉज्ड झपकी लेना, ठीक है। फोड़ो का मतलब होता है हल लकीर, स्वात का मतलब होता है अन्न की पंक्ति। हर एक वर्ड को मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है। आप कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। आगे देखिएगा, कह रहा है एंड समटाइम्स, और कभी कभी लाइक अ ग्लीनर दो दोस्त कीप, और कभी कभी तो तुम ग्लीनर बन जाते हो। ग्लीनर का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो फसल जो चुनना होता है, फसल जब कोई खेत उत काटते हैं तो उसमें जो फसल रह जाता है उसको चुनते हैं हम लोग, ठीक है। देहात के एरिया में, गांव के एरिया में फसल को चुना जाता है, उसकी को ग्लीनर कहते हैं। तो कह रहा है कभी कभी तो तुम ग्लीनर बन जाती हो, फसल को चुनने लगती हो। एंड स्टडी दाई लेडन, और बाद में उसे बोझा बन के लेडन हेड अपने सिर के ऊपर रख लेती हो। और अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक का मतलब होता है छोटी नदी, ब्रुक का अर्थ क्या होता है, तो छोटी नदी होता है। और उसको सिर के ऊपर लेकर के तुम क्या करती हो, छोटी सी जो है जलधारा को क्या करती हो, क्रॉस करती हो। यहां पे देख सकते हैं कभी कभी तो तुम ग्लीनर बन जाती हो, फसल चुनने वाली बन जाती हो, और उसे बोझा बांध करके उस सिर पे लेकर के क्या करती हो, एक छोटी सी जलधारा को, एक छोटी सी नदी को क्रॉस करती हो। कहता है और बाय अ साइडर प्रेस विथ अ पेशेंट लुक, और उस साइडर प्रेस, एप्पल निकाले वाले मशीन को ही साइडर प्रेस करते हैं, जिससे एप्पल का जूस निकाला जाता है। एप्पल मशीन जो होता है, एप्पल से जूस निकाले उसको साइडर प्रेस करते हैं। तो कभी कभी कहता है तुम बड़े धैर्य से, पेशेंट लुक, बड़े धैर्य से उसे देखते रहती हो। एंड दाउ वाचेस्ट, और देखते रहती हो, वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर, घंटों घंटों उसको रिश्ते हुए, उसके अंतिम बूंद को जो है तुम देखते रहती हो। यहां ओजिंग का मतलब होता है रिश्ते हुए, और घंटों घंटों एकदम बहुत देर देर तक जो है साइडर प्रेस से जो रस उसका निकलता है, एप्पल का जो जूस निकलता है, उसको तुम देखते रहती हो घंटों घंटों, ऐसा करके जो है बोला जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए यहां पे आप देख सकते हैं रिश्ते हुए मैंने दिखाया भी हुआ है। एप्पल का जूस अगर आपको जरूरत हो तो आप इसमें से लेकर के आप पी सकते हैं, और कमेंट में भी दूसरे को दे सकते हैं। कहीं दिक्कत? अब देखिएगा, अब जो अगला 11 पंक्ति है वह किससे जो है कंपैरिजन किया गया है, तो वह जो है स्प्रिंग से किया गया है। किससे? स्प्रिंग से जो है कंपैरिजन किया गया है। स्प्रिंग से जो है वह अपनी तुलना करते हैं ऑटम। जॉन किट साहब दिखाते हैं ऑटम और स्प्रिंग की जो है तुलना किस प्रकार से की जा सकती है, उसको जो है अगले 11 पंक्ति में है दिखाया गया है, ठीक है। तो स्प्रिंग का दिन देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होता है। अब आगे देखिए, कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का गीत कहां है, स्प्रिंग का गीत कहां है, ऐसा करके बोला जा रहा है। आप देखिएगा कोई अपना दही खट्टा नहीं कहता, उसी प्रकार से यहां पे कहा जा रहा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का गीत कहां है, ए बोला जा रहा है, ए वेयर आर दे, कहां है स्प्रिंग का गीत।
और थिंक नॉट देम, थिंक नॉट ऑफ देम। और ऑटम को कहा जाता तुम इसके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट, फिर मैंने बताया हैज, दाय का मतलब योर, दाय का मतलब योर, म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तो अपना गीत है। आप ऑटम सीजन से कहा जा रहा है जो तुम इसके बारे में मत सोचो, थिंक नॉट ऑफ देम, इसके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाय म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी अपना गीत है, तुम इसके बारे में मत सोचो। आगे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, while the buried clouds, while the buried clouds bloom the soft dying day, जब जो है छिपा हुआ बादल क्या करता है, ब्लूम होता है, खिलता हुआ है, सॉफ्ट डाइंग डे, एकदम खिला खिला दिन जो है हो जाता है। एंड तब खिले खिले जो है बादल जब खिलता है, उसके ऊपर जो सन की रोशनी पड़ती है, फिर जो वहां से बादल पे से टकरा करके जो रोशनी आती है, उस अब क्या होता है उसको समझिएगा। कहता है वाइल्ड द बैरेड क्लाउड्स, यानी कि खिलता हुआ जो बादल है, सॉरी झपा हुआ जो बादल है, यानी घिरा हुआ जो बादल है, वह जब ब्लूम होता है, खिलता है सॉफ्ट डाइंग डे में, तब क्या होता है, कहता है एंड टच द स्टेबल प्लेन्स। और स्टेबल प्लेन्स का मतलब होता है खूंटी, स्टेबल का अर्थ होता है खूंटी। जब उस मैदान में जो स्टेबल प्लेन्स होता है, मैदान का मतलब खेत होता है, उस खेत में जो स्टेबल्स होता है खूंटी, खूंटी का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों। जब आप फसल काटते हैं तो वहां पे जो है जड़ जो रह जाता है, खूंटी, आप देखिएगा अभी धान का समय चल रहा है तो आप देखिए काटिएगा तो उसका खूंटी रह जाता है। तो कह रहा है जब उसकी मतलब सूरज का रोशनी जब जो है उस छिपे हुए बादल, जब खिलता हुआ बादल पे पड़ता है, छिपा हुआ बादल जब खिलता है और खिले हुए बादल पर जब सूर्य का रोशनी पड़ता है, तब वो रोशनी जब किस पे पड़ती है, उस स्टेबल प्लेन्स पर, उस खूंटी पर जब पड़ती है विद और रोजी ह्यू, तब वहां से गुलाबी कलर का जो क्या निकलता है, इस प्रकार से देख सकते हैं, खूंटी मैंने दिखाया है, तब उस प्रकार से जो है वहां पे रोजी ह्यू बनता है। ठीक है, कहीं दिक्कत कोई समझने में? तो रोजी ह्यू का मतलब क्या होता है, गुलाबी रंग। रोजी ह्यू का मतलब क्या होता है, गुलाबी रंग। यानी जब झपा हुआ, यानी जो छिपा हुआ बादल जब खिलता है और खिलने के बाद जो है सॉफ्ट डाइंग डे में, और क्या होता है जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ करके, यानी उस बादल पे से मतलब पड़ के स्टेबल प्लेन्स, यानी जब खूंटी पर पड़ती है, तब वहां पे रोजी ह्यू बनता है, यानी गुलाबी कलर का रंग जो है उस खूंटी पर जो है खिलने लगता है। ये अपने यहां नहीं होता। आपको लगेगा सर बोल रहे हैं अपने यहां तो होता नहीं, नहीं, ये इंग्लैंड की कविता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कहता है देन इन अ वेलफुल, वेलफुल का मतलब क्या होता है, उदास। वेलफुल का मतलब क्या होता है, उदास। वेलफुल का अर्थ क्या होता है बच्चों, उदास। कहता है तब देन अ वेलफुल क्वायर, च्वायर इसको नहीं पढ़िएगा, क्वायर पढ़िएगा। ठीक है, वेलफुल क्वायर, क्वायर का मतलब होता है समूह में, सामूहिक स्वर में, यानी उदास पूर्ण सामूहिक स्वर में स्मॉल, छोटे छोटे जो नेट्स हैं, यहां गेनेट्स नहीं पढ़िएगा, नेट्स, जी यहां साइलेंट है, नेट्स मॉडर्न, जो यानी कि छोटे छोटे जो जीव हैं, जो छोटे छोटे जो कीट हैं, वह सामूहिक स्वर में, सामूहिक उदास पूर्ण स्वर में वह क्या करते हैं, मॉडर्न का मतलब होता है बिलाप करना, बिलाप करते हैं। ठीक है, इस सीजन में यानी सामूहिक स्वर में जो वह क्या करते हैं, बिलाप करते हैं। अमोंग द रिवर सोलेज, और उस जलधारा में ऊपर नीचे जाते हैं। बॉर्डन अलॉफ्ट, बॉर्डन अलॉफ्ट, यहां देखिएगा ऊपर उठ गया, यानी उस जलधारा के साथ वह छोटा छोटा जो जीव होता है वह क्या होता है, बॉर्डन अलॉफ्ट। बॉर्डन का मतलब होता है, ब्राउन अलॉफ्ट का मतलब होता है ऊपर नीचे उठा हुआ। ठीक है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और उसी में क्या हो जाता है, वह सिंक का अर्थ होता है डूबना, उस हल्की हवा में वह कभी कभी जीवित भी रह जाता है और कभी कभी जो है उसका मृत्यु भी जो है उनको मिल जाता है। क्योंकि लहर में जो है जलधारा जब इस प्रकार से चलती है तो उसमें छोटा छोटा जीव हल्की हवा में कभी डूब भी जाता है और कभी ऊपर भी रह जाता है, जिस कारण से वह कभी जीवित भी रह जाता है और कभी जो है उनकी मृत्यु भी जो है हो जाती है। ठीक है, और कहता है एंड फुल ग्राउंड लैम्स वेस्क, फुल ग्राउंड का मतलब वेस्क, लैम्स का मतलब होता है मेमना, लाउड ब्लीट, वह मेमयाता है फ्रॉम द हिली ब्राउन, यानी हिली बॉर्न। ठीक है, तो हिली का मतलब होता है पर्वतीय, बॉर्न का मतलब होता है डोमेन, डोमेन का अर्थ होता है क्षेत्र। तो वह जो वेस्क मेमना है वह लाउड ब्लीट, जोर से क्या करता है, मेमयाता है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो है वह मेमना क्या करता है, जोर जोर से मेमयाता। इस सीजन में ऐसा होता है, कहां पे, इंग्लैंड में, यहां की बात नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा होता है। एंड हैज क्रिकेट्स, हैज क्रिकेट्स का अर्थ होता है टिड्डा,
क्या होता है? टिड्डा। यहां देख सकते हैं, इसको मैंने दिखाया हुआ है। एंड हैज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और वह गाते हैं। ट्रेबल का मतलब होता है तिगुने, तिगुने जो है, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम स्वर में, तिगुने मुलायम स्वर में जो है यह टिड्डा जो है इस सीजन में क्या करता है? सिंग यानी गाता है। कहां पे? इंग्लैंड में। यहां नहीं, ध्यान पे देखिए। द रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट यहां देख सकते हैं, ठीक है। रेड ब्रेस्ट का अर्थ होता है बर्ड कॉल्ड द रॉबिन, ठीक है। रॉबिन नाम का एक चिड़िया होता है इंग्लैंड में, उसी को रेड ब्रेस्ट कहते हैं। और विसिल्स, विसिल्स का अर्थ होता है, आपके मन में आएगा सर सीटी बजाना, नहीं। विसिल्स का एक मीनिंग और भी होता है, चहचहाना। चहचहाना होता है विसिल्स का मीनिंग, यानी आपके मन में आएगा सर सीटी बजाना, नहीं। यहां पे जो इसका मीनिंग होगा वह होगा सिटी, यानी एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। इस बात को आप ध्यान में लेकर के चले। तो रॉबिन जो चिड़िया है वह चहचहाती है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ट, यानी कि बगीचे से वह जो है रॉबिन चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है, ठीक है। कहता है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और स्वेलोज जो है वह आकाश में जमा होकर के, गैदर का मतलब होता है जमा होना, वह ट्विटर करती है, चहचहाती है, गाती है। इस प्रकार से जो है आज का जो है टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आप सभी बच्चों से जो है आप सभी बच्चों से निवेदन है, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, चैनल को आगे लेकर के चलें। धन्यवाद।